So I'm going to share my screen with you. Is this screen visible to all of you? Yes, sir. तो जरा देखते हैं क्या क्या कल डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने। ये स्लाइड तो याद होगी, आपने बनाया भी था कि Yes, sir. Yes, टॉर्क sir. कि अगर हम किसी भी करंट कैरिंग लूप को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो नेट फोर्स तो जीरो होता है, लेकिन नेट टॉर्क जीरो हो नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि नेट टॉर्क जीरो, ठीक है। और एक बात हमने और देखी थी, अगर किसी भी करंट कैरिंग लूप को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स जीरो नहीं होगा। तो हमने कल टॉर्क का और कपल का फॉर्मूला ड्राइव किया था, और वहां से एक चीज देखी थी कि टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। एम क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट, और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा जो है आपके सामने। तो आई थिंक ये स्लाइड आप लोगों ने कल नोट कर ली थी, यहाँ तक हमने बात कर लिया था। Yes, sir. ठीक है। तो अब देखा था हमने कि अगर हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, उस केस में टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। और जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड हो जाए, फिगर आप देख सकते हैं। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ये मेरे पास है मैग्नेटिक मोमेंट और ये है मैग्नेटिक फील्ड। इन दिस केस व्हाट विल हैपन, टॉर्क जो Torque है वो will be मैक्सिमम, बिकॉज maximum. हाँ मैक्सिमम, क्योंकि sin 90 क्या होगा? वन वन क्या होगा? मैक्सिमम। ठीक, यहाँ तक हमने बात कर ली। तो इसके आगे चलेंगे। Yes, sir. तो आप देखते हैं, जरा कुछ न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक पे देखते हैं, और जरा मुझे इसका आंसर बताइए। कुछ पोर्शन देखते हैं न्यूमेरिकल का इसका, और फिर आगे बढ़ते हैं। सीधा क्वेश्चन कह रहा है, करंट आई फ्लोज इन अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर। अगर कॉइल को प्लेस किया गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है विथ इट्स प्लेन पैरेलल टू द फील्ड। जो जो कॉइल का प्लेन है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड, तो टॉर्क कितना लग रहा होगा? तो इस बात को समझिए, जो जो सर्कुलर लूप का प्लेन है, प्लेन, लेट मी ड्रॉ वन फिगर। ये सर्कुलर लूप हो गया, इसका प्लेन, प्लेन समझ रहे कैसे? एक सर्कल है, प्लेन है सर्कल का ये, और मैग्नेटिक फील्ड, इसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, लाइक दिस। दिख रहा है क्या मेरा हाथ आपको? Yes, sir. तो ये इस तरह है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसमें कुछ ऐसे जा रही है, लाइक दिस, और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। सो व्हाट विल बी द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस मैग्नेटिक फील्ड? तो टॉर्क मुझे पता है सर कि टॉर्क का फॉर्मूला जो आपने निकाला है वो है एम साइन थीटा। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? एन आई, आई इंटू एरिया। आई कितना है? एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। बी भी होता है। थीटा कितना होगा बेटा? व्हाट विल बी द थीटा? अगर 0 मैं degree. 0 डिग्री होगा पक्का? फिर से देखना जरा। Sir, 90. 90 होगा सर। 90, क्योंकि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो क्या होता है? प्लेन, वो एरिया वेक्टर होता है ना, और एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर प्लेन। अगर इसमें करंट मान लें ऐसे, तो जो एरिया वेक्टर होगा वो बाहर आता हुआ रहेगा या अंदर आता हुआ रहेगा? ठीक है, सर्कल ऐसे, एरिया वेक्टर तो मेरा ये होगा ना, दिस विल माय एरिया वेक्टर। दिस विल माय एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर तो ऐसे आ रहा होगा, और इसी के अलावा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो हाउ मच इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट? थीटा कितना मिल रहा है? 90. 90 डिग्री। तो टॉर्क की वैल्यू होगी मेरे पास, इट विल बी, टॉर्क विल बी इक्वल टू एम की जगह आई इंटू पाई आर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होगी, 1. तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? थर्ड ऑप्शन। Yes, sir. ये मैग्नेटिक मोमेंट का आंसर, एम बी साइन थीटा। मैं एम क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट, बी होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो जरा इसको नोट करिएगा, नोट हो जाएगा तो बताइए। Yes, sir. हो गया.
ठीक है चलिए, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन भी आपने नोट कर लिया होगा और डायग्राम भी बना के आंसर भी नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब जरा देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न पे देखते हैं। इसका आंसर दिखाइए क्या होगा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस थिंग, इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है क्लोज करंट कैरिंग लूप को, एक करंट कैरिंग लूप लिया और उसको मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए, अगर कुछ नहीं दिया तो मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान लीजिए, तो फोर्स पूछ रहा है, फोर्स कितना लगेगा, फोर्स, टॉर्क नहीं फोर्स, और इसका शेप जो है आर्बिट्रेरी, मतलब कोई भी रैंडम शेप ले सकते हैं। एक एल लेंथ का वायर लिया बेटा, मैंने क्वेश्चन करा है, एक एल लेंथ का वायर लिया और उसको किसी भी रैंडम शेप में मैंने इसको लूप बना दिया, उसको घुमा दिया ऐसे कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा करके, और इसमें करंट फ्लो कर दिया किसी तरह से, करंट फ्लो हो गया। और इसको जो हमने इफ द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर मैग्नेटिक, मतलब जो कॉइल का प्लेन है वो परपेंडिकुलर फील्ड है, तो उसका मतलब ये प्लेन मान ले तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ मान ले क्या। अगर हमारे पास ये हो गया प्लेन ऑफ द, ये सामने वाला हो गया प्लेन ऑफ द कॉइल, तो मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब या तो अंदर या तो बाहर है, या तो डॉट होंगी या फिर क्रॉस होगा। तो कह रहा फोर्स कितना लगेगा। ओके वेरी गुड, अवनीश का आंसर आ रहा है, फोर्स कितना लगेगा, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान लीजिए। फोर्स कितना लगेगा, हाउ मच फोर्स। ओके अनीश का भी आ रहा है, शाइनी का भी आ रहा है, वेरी गुड, डिम्पल का भी आ रहा है, ठीक है वेरी गुड। यस, जीरो इज द करेक्ट ऑप्शन। बट अभी मैंने थोड़ी देर पहले इस बात बोला था कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग लूप है और उसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो यूनिफॉर्म फील्ड में रखने के बाद, अच्छा अगर मैं पूछूं यहाँ थीटा कितना होगा बेटा, थीटा, थीटा कितना होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट तो बाहर की तरफ होगा Yes, और sir. एरिया वेक्टर अंदर की तरफ है। इसका मतलब ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया अंदर की तरफ, तो थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। 180. तो साइन 180 कितना होता है, -1. अरे नहीं नहीं, कॉस 180 -1 होता है, साइन 180 जीरो होता है। तो इस Zero. केस में बेटा फोर्स तो जीरो हो ही जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, एल इफेक्टिव क्या होगा, जीरो होगा बेटा। और आपको पता होगा फोर्स का जो फॉर्मूला हमने निकाला था वो था आई एल इफेक्टिव क्रॉस बी, यही फॉर्मूला था क्या। अब क्योंकि क्लोज लूप है तो इफेक्टिव लेंथ जीरो है, तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे जो प्लेन ऑफ द लूप है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का जो एंगल बनेगा मैग्नेटिक फील्ड से वो तो या तो 0 डिग्री बनेगा या 180 डिग्री बनेगा। तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से टॉर्क जो होता है एम बी साइन 180, ये भी क्या आ गया, जीरो आ गया। मतलब इस क्वेश्चन में अगर टॉर्क पूछता तो भी क्या होता, जीरो होता। फोर्स तो हमेशा जीरो होगा, लेकिन टॉर्क जीरो हो भी सकता है नहीं हो सकता, डिपेंड करता है एंगल कितना है दोनों के बीच में। इज इट लाइक दिस ओनली। यस, ऐसा ही क्या। तो अगर यूनिफॉर्म फील्ड में किसी करंट कैरिंग लूप को रखा गया, आप लिखना चाहे तो लिख लें, तो फोर्स तो हमेशा जीरो आएगा, लेकिन टॉर्क जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है साइन थीटा, थीटा कितना है। यहाँ पे क्योंकि थीटा 180 डिग्री इसलिए जीरो होगा, लेकिन अगर मान लो थीटा 60 डिग्री होता, थीटा 90 डिग्री होता या थीटा कुछ और होता तो फिर टॉर्क जीरो ना। Yes, sir. ठीक है, नोट कर लिया क्या आपने इसको, Yes, sir. आप लिख लीजिएगा। इन यूनिफॉर्म फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो फोर्स तो हमेशा जीरो होगा, लेकिन टॉर्क जीरो हो भी सकता है नहीं हो सकता, डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं जरा आंसर, इसका आंसर बताइए जरा। नहीं ये तो खैर आप ये नहीं कर पाएंगे, हाँ ये बताइए इसका आंसर।
कह रहा है तो डबल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल। टॉर्क अगर आप एक रेक्टेंगुलर कॉइल है n टन्स का और उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया तो कह रहा है अगर आप टॉर्क को डबल करना चाहते हैं तो इसमें से क्या करना पड़ेगा आपको? व्हाट शुड यू डू? तो टॉर्क अगर आप डबल करना चाहते हैं, सिर्फ टॉर्क को डबल करना है, तो क्या करना होगा आपको? मेरे पास अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो ऑप्शन 2 3 4 1 से लेकर 4 तक ओनली। तो टॉर्क का फॉर्मूला देखना है बेटा भाई। टॉर्क क्या होता है? m क्रॉस। टॉर्क हो गया m b sin थीटा। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? n I a b sin थीटा। अब टॉर्क डबल करना है तो देख लो, कह रहा है कि एरिया और मैग्नेटिक इंडक्शन दोनों डबल कर दे। अगर भाई एरिया भी डबल कर दो और मैग्नेटिक इंडक्शन भी डबल कर दो, मैग्नेटिक फील्ड, तब तो 4 टाइम्स जाएगा। तो पहला तो हो नहीं सकता क्योंकि टॉर्क को डबल करना है। कह रहा एरिया एंड करंट, करंट को और एरिया को दोनों को डबल करोगे तो अगेन 4 टाइम्स जाएगा। ये भी गलत हो गया। ओनली एरिया कह रहा, हाँ जी ओनली एरिया वाला सही हो जाएगा। और नंबर ऑफ टर्न्स को हाफ करेंगे तो टॉर्क भी हाफ हो जाएगा। तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड, नोट कर लीजिएगा इसको। तो अगर आप किसी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और आप चाहते हैं कि टॉर्क 0 हो जाए, तो कुछ इस तरह की कंडीशन होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो हो गया है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, सीधे प्रॉब्लम है एनसीईआरटी, और इसको देख के सॉल्व करने की कोशिश करिए। सारे पार्ट नहीं करते, कोई 2-4 पार्ट कर लेते हैं। ये वाला कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, ये कर लेते हैं और ये कर लेते हैं। इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। अच्छा, गॉस जानते हैं? व्हाट यू नो व्हाट इज गॉस? गॉस, व्हाट इज गॉस? गॉस इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक गॉस में 10 पावर -4 टेस्ला, याद रखिए। गॉस इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू होती है, एक गॉस में 10 पावर -4 टेस्ला होता है। तो 5000 गॉस दे रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है और करंट इसमें फ्लो कर रहा है। तो कह रहा है व्हाट इज द नेट टॉर्क इन डिफरेंट केसेस? टॉर्क कितना लगेगा? तो बेटा टॉर्क का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। टॉर्क इज इक्वल टू mb sin थीटा। m क्या होता है? IA, नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया। ओके, Yes, sir. तो जरा देखिए और मुझे आंसर बताइए कौन सा आ रहा है। पहले वाले में अगर मैं देखूं तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए अगर मैं राइट हैंड कर लू लगाऊं तो मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ आ रहा है, एक्स की तरफ आ रहा है क्या? देखना जरा। अगर मैं करंट ऐसे, तो अगर मैं राइट हैंड कर, मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ आ रहा है। सो ये हो गया मेरा मैग्नेटिक मोमेंट m, और b ऊपर की तरफ हो गया। तो थीटा 90 डिग्री आ गया क्या? थीटा 90 डिग्री आ गया, थीटा 90 डिग्री। तो टॉर्क की वैल्यू होगी m। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो क्या? यहाँ पे जरा मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करिए। कितने टन्स का है बेटा? टन्स मुझे नहीं दिया हुआ है, टन्स दिए हुए नहीं। लूप का साइड कितना है? 20 × 5 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर, और 5 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया? 0.05 मीटर। सो व्हाट विल बी द आंसर? एरिया कितना हो जाएगा? हाउ मच विल बी द एरिया? हाउ मच विल बी द एरिया? तो 0.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.05 से, so you will get 5 2 जा 10,
0.01 मीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया विच आर. ओके बेटा ठीक. तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू आ रही मुझे आ रही आई इंटू ए. आई कितना 10, तो 10 इंटू 0.01 मतलब आ गया 0.1 एम्पियर मीटर स्क्वायर का मेरे पास आ गया मैग्नेटिक मोमेंट. नंबर ऑफ टर्न्स 8. और मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है 5 and 5000 गॉस. एक गॉस को मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁴ से, तो ये मुझे मिल गया 0.5 टेस्ला. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट जो होती है वो टेस्ला होती है. टेस्ला. ठीक है. तो इस केस में बेटा हाउ मच आई गॉट टॉर्क की वैल्यू m p sin 90. मैग्नेटिक मोमेंट कितना 0.1, मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.5 sin 91, तो आपको कितना मिल गया 0.05. अच्छा डायरेक्शन बता सकते हैं क्या मुझे? टॉर्क का डायरेक्शन मतलब बेटा m क्रॉस b होता है. तो m किधर, x की तरफ, b किधर ऊपर. तो m क्रॉस b करके जरा देखो थंब किधर आ रहा है. m क्रॉस b करके देखो. अगर मैं देखूं तो थंब मेरा जो आ रहा है -y की तरफ आ रहा है क्या? देखो जरा. m से b की तरफ आ रहा है. m से m क्रॉस b करो जरा. m से b की तरफ हैंड को कर्ल करो. m से b की तरफ राइट हैंड को कर्ल करने के बाद थंब मेरा लेफ्ट साइड में जा रहा है. लेफ्ट साइड में जा रहा है. m इधर है, m मेरी तरफ है, b ऊपर. तो वो थंब लेफ्ट साइड में जा रहा है. तो मतलब ये हो गया टॉर्क का डायरेक्शन. तो क्या मैं इसको -g कैप लिख सकता हूँ? तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -0.05 जी कैप, क्योंकि हम x एक्सिस को i कैप, y को g कैप और z को k कैप. हाँ जी, पहला वाला हो गया. सही समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब आप सी वाला, मुझे सी वाला कर दो. सी वाला व्हाट इज दिस? बी वाला करना. आप सी वाला करके देखो. स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे, या पीडीएफ मिल जाएगी आपको. सी वाले का आंसर बताइए. व्हाट इज द आंसर ऑफ सी? यस सर. सी का आंसर बताओ क्या है. इसी तरह मैंने आपके सामने एरिया निकाल दिया. लेंथ इंटू ब्रेड्थ. एरिया जो लेंथ ब्रेड्थ जो सेंटीमीटर में दिया होता, मैंने उसको मल्टीप्लाई करके मीटर में, सॉरी 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर दिया. बताइए सी वाले का आंसर क्या आएगा? सी वाले का यस आंसर. सर. जरा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन बताइए, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. हाँ भाई, क्या हो गया? मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन बताओ ना. राइट हैंड कर्ल करके, राइट हैंड कर्ल लगाओ करंट के डायरेक्शन में, अपने हाथों कर्ल करो. तो -y की तरफ आ रहा है क्या? -y की तरफ. Yes, sir. मैग्नेटिक मोमेंट जो आ रहा है वो -y की तरफ आ रहा है. यस सर. ओके. और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है. यस Yes. सर. थीटा बता सकते हो कितना मिला? 90. 90. 90 तो नहीं. टॉर्क की वैल्यू तो सेम आ जाएगी, वही वाली Yes. 0.05. डायरेक्शन बताना जरा. m क्रॉस b करके देखना. m क्रॉस b करके देखूं तो थंब अंदर की तरफ जा रहा है. राइट हैंड को अगर m से b की तरफ कर्ल करूं मैं, m से b थंब अंदर की तरफ जा रहा है क्या m क्रॉस b? Yes, Yes. sir. पक्का? Yes. Yes, sir. तो ये रहा मेरे पास b और ये रहा m. तो जब मैं m क्रॉस b कर रहा हूं तो थंब जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है.
तो क्या अंदर मतलब क्या हो गया, माइनस एक्स। Yes, sir. आई विल गेट द आंसर माइनस, यहाँ पे माइनस आई कैप। फाइन, ठीक है बेटा, हो Yes. जाएगा। ठीक है, इसी तरह जरा एफ वाला करना है, बस 3 पार्ट करेंगे एफ वाला। टॉर्क की वैल्यू तो सेम आएगी क्योंकि एम भी सेम है, बी भी सेम है, थीटा भी 90 डिग्री आएगा। तो मैग्नीट्यूड टॉर्क का तो वही आएगा जो आपने पीछे निकाला 0.05। डायरेक्शन आपने एम क्रॉस बी से देखा। Yes. जरा आप मिलते हैं एफ वाले फिगर में, लास्ट फिगर में, होमोजिनिटी। बताओ भाई कितना आ रहा है उसे। ओके, चेतन का आंसर मेरे पास आ रहा है, और किसी का आंसर बताइए जल्दी, क्या हमारा आंसर। ओहो डिम्पल, ठीक है। तो अगर मैं देखूं एम क्रॉस बी क्या, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन बताइए जरा। राइट हैंड कर्व करके देखो, अगर करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करूं, थंब नीचे जा रहा है, Yes, sir. थंब नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है मेरा मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब एरिया वेक्टर नीचे की तरफ है, तो मैग्नेटिक मोमेंट तो ये मिल गया मेरे को, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। तो थीटा कितना 180 डिग्री हो गया। Yes, sir. Yes, sir. अब तुमको पता Zero. है साइन 180 जीरो होता है, तो साइन 180 डिग्री होता है, तो जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन 180, तो टॉर्क आ जाएगा 0। बाकी 4 पार्ट मैंने 3 पार्ट की, बाकी 3 पार्ट आप डिस्कस करिएगा, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम है, यू कैन सी दैट। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए, बाकी 3 फिगर और नोट कर लीजिए। Yes, sir. और ट्राई करिएगा एनसीईआरटी में लास्ट में दिया हो, इससे मैच करिएगा अपने आंसर। Yes, sir. ठीक है, ओके। Yes, sir. सभी लोगों ने नोट कर लिया क्या इसको। Yes, sir. Sir. चलिए एक लास्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, फिर हम अर्थ मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, 4.25 एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन को जो मैंने फिगर बनाया है वो तो ठीक है, उसके अलावा जो फिगर 6 फिगर दिए हैं, ये 6 फिगर आपको आने चाहिए, ए बी सी डी ई एफ, 6 फिगर आपको आने चाहिए, और जल्दी से इसको बनाइए। तीन तो हमने करा दिया क्लास में, 3 नहीं हुए, उसको देखिएगा, बाद में डिस्कस करेंगे। Yes, sir. ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर मैं अर्थ मैग्नेटिज्म स्टार्ट करूंगा। इस क्वेश्चन में करिए बेटा, इस क्वेश्चन में।
ओके ठीक है, तो आंसर मेरे पास आना शुरू हो गया। ये चीज हम देख सकते हैं कि ऑप्शन ए आ रहा, बी आ रहा है। कह रहा है सर्कुलर कॉइल के 20 टन है, रेडियस मुझे दे रखा है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल है। मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर, यानी ये अगर मैग्नेटिक ये मेरा कॉइल है, फॉर एग्जांपल ये कॉइल है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है आप समझ रहे क्या? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये मोबाइल को मैं अपना कॉइल मान लूं, ठीक है, ये मेरा मोबाइल कॉइल हो गया। फॉर एग्जांपल दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये कॉइल हो गया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्लेन का, ये प्लेन ऑफ कॉइल हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे कुछ परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ कॉइल, ठीक है। अगर हम माने कि ये मेरा प्लेन ऑफ कॉइल है, ये मेरा प्लेन ऑफ कॉइल है। ये रजत कौन है? रजत, आप अपना माइक ऑफ करिए। तो अगर हम ये माने कि ये मेरा प्लेन ऑफ कॉइल है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, बीच में कहां से रजत कौन है? रजत बाहर जाना चाहते थे क्लास से। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई सर, ये एरिया ऑफ लूप हो गया बेटा, और ये हो गया प्लेन ऑफ द, सॉरी ये प्लेन ऑफ द लूप हो गया, और परपेंडिकुलर टू द फील्ड मतलब ये हो गया। तो अगर हम पूछे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द लूप है प्लेन ऑफ द, तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा? ऊपर होगा, ऐसे या तो ऐसे होगा, ठीक है। तो या तो अगर ऐसे होगा थीटा कितना बन जाएगा? 0, और अगर ऐसे होगा थीटा कितना होगा? 180। और आपको पता है साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 क्या होता है? 0। ठीक है, तो टॉर्क तो 0 आ रहा है सर। यस सर। टॉर्क तो 0 आ गया क्योंकि थीटा कितना हो गया? 0। तो अगर मैं इसमें देखूं तो यह मान लीजिए लूप है, करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक मोमेंट को अगर मैंने देखा तो मैग्नेटिक मोमेंट भी अंदर की तरफ आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो बी भी अंदर मान ले। भाई ये फिगर सभी को समझ में आ रहा है, लैंग्वेज बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते कि सर क्या मतलब है इसका। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, अगर हम इसको ऐसे बना दें और ये करंट हम मान लें, तो अगर मैं देखूं तो मैग्नेटिक मोमेंट तो नीचे की तरफ आ रहा है। अब ये कह रहा है कि जो मैग्नेटिक, ये लूप, जो मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर का लूप है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा या तो ऊपर की तरफ मान लो या फिर नीचे की तरफ मान लो। तो थीटा मेरा या तो 0 डिग्री हो रहा है या 180 डिग्री हो रहा है। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो एम बी साइन 180, साइन 180 या 0 0 हो गया। तो पहला ऑप्शन कितना होगा? व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन? 0 आ गया क्या? 0। अच्छा, टोटल फोर्स कितना होगा यार? इसको तो सॉल्व करने से हम कई बार इसको कर चुके। इन अ करंट कैरिंग लूप, अगर जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो फोर्स कितना आता है? नेट फोर्स, हम कई बार इसको कर चुके। कितना? 0। इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक है, हो गया बेटा? यस सर। अब ये आपको पता होगा कि उसमें अगर आप अब थर्ड पार्ट कह रहा है एवरेज फोर्स और ईच इलेक्ट्रॉन, आपको तो हर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, और जब कोई इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? F is equal to QVB sin थीटा मान। तो अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं इसके बाद देखूं तो थीटा तो 90 डिग्री हो जाएगा इसमें, क्योंकि देखो अगर मैं मान लो ये देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान ले, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, इसका मतलब थीटा कितना है? 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री है क्या? बोलो जरा। यस सर। क्योंकि भाई करंट जिधर मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होगा, सॉरी करंट जिधर मूव करेगा उधर ही तो वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। तो चलिए अब जरा इसको फोर्स करते हैं, एवरेज फोर्स किसी एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ा एंड आई नो दैट द ईच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद अ ड्रिफ्ट स्पीड v। तो आप क्या, अगर मैं बोलूं कि थीटा तो 90 डिग्री हो गया यहाँ पे, तो जो फोर्स का होगा, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वो F इज इक्वल टू QVB साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कौन होगी? F की वैल्यू क्या होगी? Q1। ठीक,
अब यार क्यू क्या होता है, वी मेरे को क्या होता है, बी तो पता है मुझे। अब डू नो करंट दिया होगा मुझे सर्किट में, करंट और एम दे रखा है, मतलब नंबर डेंसिटी और एरिया दे रखा है। कुछ रिलेशन याद है तुमको, आई का करंट का रिलेशन नंबर डेंसिटी से, एरिया से, तो रिलेशन याद है? चैप्टर 2 पीछे जाओ जरा, यू रिमेंबर एनी रिलेशन? कोई रिलेशन याद है? इसको मैं बेसिकली ईवीबी, इसको मैं ईवीबी बोल सकता हूँ क्या? क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन का है, तो कोई रिलेशन यार। अब मुझे वेलोसिटी तो नहीं पता है, यहाँ पे वी क्या है, वी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नोट करते रहिएगा सारी बात। जो वी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे निकाल सकते हैं? अगर करंट दिया हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? एक फॉर्मूला है ना जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड होता है। Yes, sir. बता सकते हो फॉर्मूला? I upon A at I upon N E A. वी ना, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड। तो हमें पता चल गया कि सर अगर मुझे आई दिया है तो वी ई एन ए कर सकता हूँ, हो गया। तो डिप वेलोसिटी की वैल्यू मेरे पास आ गई आई अपॉन ई एन ए। एन क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया मेरे पास ई वी वी, और डिप वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से निकाली मैंने, यहाँ रख दिया, आ गया आई अपॉन ई एन ए, यहाँ पे आ गया बी, ई से कैंसिल। तो फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो कि ड्रिफ्ट कर रहा है लाइक का चार्ज, तो आई बी अपॉन एन। अच्छा आई क्या है जरा देखते हैं। करंट की वैल्यू मुझे दे रखी कितनी, हाउ मच करंट इज देयर, 5 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, 0.1 टेस्ला। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दे रखे हैं, 10.29, ठीक है। और एरिया कितना दे रखा है, जो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, हाउ मच इज दैट, -5. तो ऊपर जाके आ गया 0.5, और ये बन जाएगा मेरा 29 में से 5 जा कितना, 24, 10 की पावर माइनस -24। और इसको एक डेसिमल को हटाऊंगा तो ये बन जाएगा 5 × 10⁻⁻25, ठीक है। Yes, sir. तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ कि फोर्स और टॉर्क का, फोर्स और टॉर्क का। एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको ठीक नोट कर लिया क्या बेटा आप लोगों ने, सारा जो जो यहाँ पे पढ़ाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड, ये वाला क्वेश्चन। Yes, sir. आप चाहें तो सीधा एनसीईआरटी का नंबर डाल सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 4.24 एनसीईआरटी। आप चाहें तो बिना नोट करें आप सिर्फ क्वेश्चन का नंबर डाल दें और ये डायग्राम वगैरह बना के इसको समझ सकते हैं। हाँ जी, बताओ यहाँ तक क्लियर है सारी बात, एवरीथिंग क्लियर टू दिस? Yes, sir. लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड ये वाली। यस सर, ठीक है सर। तो मैंने जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी और सारी वैल्यूज रख के आंसर निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यस सर। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक टॉपिक लास्ट है, लिखिएगा हेडिंग डाल के, एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म। एनर्जी की बात, एनर्जी। तो आपको पता होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को, यू नो व्हाट इज वर्क, वर्क क्या होता है बेटा, हेडिंग डालेगा, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, मैग्नेटिक वर्क डन इन रोटेटिंग अ मैग्नेटिक डाइपोल। किसी में चाहे वो करंट कैरिंग लूप भी हो सकता है, बिकॉज करंट कैरिंग लूप आपको पता है इज अ मैग्नेटिक डाइपोल। वर्क डन इन रोटेटिंग अ मैग्नेटिक डाइपोल, आप लिख सकते हैं करंट लूप,
करंट लूप। अगर हम किसी मैग्नेटिक डाइपोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करें, जैसे हमें याद होगा अगर हम किसी डाइपोल को रोटेट करते तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कुछ वर्क डन करना पड़ता था। बिल्कुल सेम ऐसे ही फॉर्मूला यहाँ पे आएगा। इन रोटेटिंग अ मैग्नेटिक डाइपोल करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा। तो जैसे अगर हम याद करें, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक डाइपोल रखते थे, डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो ये मेरे पास डाइपोल मोमेंट आता था। यस सर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। तो इस केस में टॉर्क का जो फॉर्मूला आता था वो आता था पी क्रॉस PE sin थीटा। यस सर। जिसको आप पीई साइन थीटा लिखते थे। पी क्या है? डाइपोल मोमेंट। और वर्क डन का फॉर्मूला आता था, अगर आप किसी डाइपोल को रोटेट करते हैं, मान लीजिए आपने इसको थीटा 1 एंगल से, मान लो पहले एंगल थीटा 1 था, थीटा 1 एंगल से आपने इसको रोटेट कर दिया किसी दूसरे एंगल, फॉर एग्जांपल थीटा 2 पे, तो वर्क डन जो लगता था इसको रोटेट करने को आता था माइनस पी, या इसको लिखते थे हम लोग पीई, पीई कॉस थीटा 1। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कॉस थीटा 1 माइनस कॉस, ये फॉर्मूला आता था हमारा जब हमने डाइपोल मोमेंट को घुमाया था इलेक्ट्रिक फील्ड में। यही सेम काम अगर मैं उल्टा कर दूं, मैग्नेटिक मोमेंट को घुमा दूं मैं मैग्नेटिक फील्ड, ये मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और मैं एक मैग्नेटिक मोमेंट m, अब वो मैग्नेटिक मोमेंट बेटा या तो बार मैग्नेटिक हो सकता है, चाहे वो डाइपोल मोमेंट हो सकता है, या फिर वो दैट कैन बी अ करंट कैरिंग लूप हो सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम फॉर्मूला आया था मेरे पास। टॉर्क का क्या फॉर्मूला क्या था जरा बताना? एम पी की जगह क्या करते हैं? एम क्रॉस बी। टॉर्क को मैं लिखता था एम बी साइन थीटा। MB sin थीटा। और यही सेम काम मैं कर दूंगा वर्क डन के साथ। पी की जगह एम बी cos थीटा 1 minus cos थीटा 2। कॉस थीटा, मतलब थीटा 1 पहले वाला एंगल और थीटा 2 बाद वाला एंगल, ये आ गया। तो इतना वर्क डन करेगा। क्वेश्चन बोल सकता है कि बताओ एक लूप को आपने घुमा दिया मैग्नेटिक फील्ड में, कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये वर्क डन करना। नोट करिए जरा, नोट करिए। यस सर। यस सर। ठीक है। नोट कर लिया क्या? यस सर। यस सर। अभी ये कह रहे हैं कि सर ये हो गया। अब आपको हम बता रहे हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम का डिफिनीशन हम जब पढ़ते हैं 11th क्लास में, तो इक्विलिब्रियम कहते हैं एक ऐसा कंडीशन जिसमें नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो हो जाए। इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहां पे नेट फोर्स भी जीरो हो और प्लस नेट टॉर्क भी जीरो। तो अगर हम एक लूप को, और नेट टॉर्क जीरो कब होगा? अगर मैं टॉर्क का फॉर्मूला निकालूं तो टॉर्क का फॉर्मूला आता है एम बी साइन थीटा। तो अगर हम किसी एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स तो अपने आप जीरो होता है कि नहीं होता है? यस सर। ठीक है। टॉर्क जीरो कब होगा? जब हम इस थीटा को क्या करते हैं? 0 डिग्री कर दें 0 डिग्री। या फिर 180। यस सर। तो मेरा टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा। टॉर्क क्या होगा? जीरो। 0। तो याद रखना जब 0 डिग्री होता है तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। 0 डिग्री वाला कहलाता है क्या? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और 180 डिग्री वाला कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल का मतलब अगर आप छोड़ देंगे तो वहीं पे रहेगा। अनस्टेबल का मतलब ये है कि रुका तो है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक बात समझिएगा, एक पेन को मैं यहां से पकड़ूं, ये भी इक्विलिब्रियम में, और एक पेन को मैं ऐसे सपोर्ट कर दूं, मान लो मैंने ऐसे सपोर्ट कर दिया, ये भी इक्विलिब्रियम में। यस सर। अगर मैं इस पेन को ऐसे सपोर्ट कर दूं, ये भी इक्विलिब्रियम में। तो जरा बताना ये वाला इक्विलिब्रियम और ये वाला इक्विलिब्रियम कौन सा स्टेबल है? दोनों इक्विलिब्रियम है।
Yes, sir. तो वन एक केस Yes, में sir. एक्सिस ऊपर की तरफ है जहां से होल्ड Yes, किया sir. गया है, और एक केस में एक्सिस ऊपर है। तो यू कैन सी दैट कि इसको ऊपर बड़ा वाला मुश्किल से, इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ना, इक्विलिब्रियम में तो Yes. है राइट नाउ, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे इट विल फॉल डाउन। लेकिन ये क्या है बेटा, इसको कैसे भी डिस्टर्ब करो ये अपने पोजीशन को मेंटेन करेगा क्या? Stable. Yes, sir. So this Yes, type of sir. equilibrium is known as what? Stable Stable equilibrium. And equilibrium. this type of equilibrium is known as unstable equilibrium. Stable So I hope आप equilibrium. equilibrium का मतलब समझ रहे होंगे। Yes, तो sir. स्टेबल थीटा 0 डिग्री होगा तो 180 डिग्री, और तो स्टेबल होगा अनस्टेबल। ठीक है, समझिए, इसको नोट करिए। Yes, sir. फाइन, Yes. चलिए ठीक है। तो यहाँ तक इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर हम ये बेटा, अगर हम ये मान लो ये क्वेश्चन लिख दिया, आप मुझे बताएं किस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम है, किस केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मान ये करंट कैरिंग लूप है, ऐसे ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की। स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक और केस बना देते हैं, ये रहा मेरे पास केस, ऐसे 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 एक्स वाई जेड और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। चलो बताओ किस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम है, किस केस में अनस्टेबल। पहले वाला स्टेबल है और दूसरे वाला अनस्टेबल। फर्स्ट में स्टेबल और दूसरे में अनस्टेबल। तो आपको देखना पड़ेगा थीटा 0 का है, थीटा 180 का है। तो पहले वाले केस में देखो तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर है, अगर घुमाओ तो थंब ऊपर आ रहा है क्या? यस करंट का डायरेक्शन में थंब, यस तो मैग्नेटिक मोमेंट मेरे पास ऊपर की तरफ आ रहा है। आई एम गेटिंग द मैग्नेटिक मोमेंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो थीटा 0 हो गया। यस तो स्टेबल टाइप का इक्विलिब्रियम। इसमें देखो अगर मैं थंब को कर्ल करूं करंट के डायरेक्शन में, तो थंब नीचे आ रहा है क्या? यस सर। यस थंब सर। नीचे आ रहा है। करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड को थंब करो तो थंब नीचे आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ एंड नीचे की तरफ, थीटा 180 डिग्री आ गया। तो इक्विलिब्रियम तो ये होगा, लेकिन ये क्या होगा? अनस्टेबल। नोट करिए इसको। नोटेड डाउन। यस सर। यस सर। तो बस यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है, वर्क डन का फॉर्मूला वाला मेथड एक आध स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। अब मैं बस कल के लेक्चर में इंशाल्लाह मैग्नेटिज्म पर, मैग्नेटिक मटेरियल को कंप्लीट कर दूंगा, और उसके बाद हम देखेंगे मैग्नेटिक मटेरियल में कुछ थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप क्या होता है, थ्योरेटिकल बातें हैं। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं, एनसीईआरटी के चैप्टर 2 जो खोलेंगे, सॉरी मैग्नेटिज्म मटेरियल, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसमें ये सारी चीजें। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक मैंने टेबल पर रखी हुई, उसके हिसाब से जो चैप्टर नंबर ये है कौन सा है, चैप्टर नंबर 5 जो है दैट इज देयर। अब चैप्टर 6, 7, 8 दो चैप्टर बचे पार्ट 1 में एनसीईआरटी के, और ये काफी कंपैरेटिवली आसान है क्योंकि हमने सारे कंसेप्ट को पढ़ रखा है। आज जाके हमने सारे कंसेप्ट को पढ़ डाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। यस सर। वेरी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। पूरे क्लास 12 के जो सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उसको पढ़ लिया। अब आपकी जिम्मेदारी है इन कंसेप्ट को अपने भेजे में स्टोर करके रखें। कैसे स्टोर करेंगे? रिवाइज। रिवाइज करके, ऐसा नहीं खोल के भरेंगे नहीं। चलिए ये क्वेश्चन दिखा दो, इसको सॉल्व करो। Differing located plate and uniform magnetic field in a four different orientation, one to high decreasing out of potential energy.
सब कह रहा है इसमें सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी किसमें है। तो आपको पता होगा, देखिए जितना पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा कब होती है, जब स्टेबल हो कि अनस्टेबल हो। भाई पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा कब होगी, स्टेबल हो। भाई ये तो आपने उसमें भी पढ़ा होगा 11th क्लास में, खैर नहीं याद है। तो मोर, जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, मतलब मोर मोर पोटेंशियल एनर्जी लेस स्टेबल। स्टेबिलिटी करने के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, एक बॉल जमीन पे रहेगा तब ज्यादा स्टेबल है या हाइट पे रहेगा तब ज्यादा स्टेबल? हाइट सर जमीन पे रहेगा। जमीन पे। और जमीन पे इसका मतलब, जमीन पे इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो इसका मतलब देखिए, अगर थीटा जो है मेरे पास 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है, इसका मतलब ये क्या स्टेबल है। स्टेबल का मतलब अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, मिनिमम। और थीटा जब मैंने 180 डिग्री कर दिया तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम। तो पहले केस में बेटा देखो, थीटा कितना है, एरिया वेक्टर 180 डिग्री है। यस सर 180 डिग्री। इसमें थीटा 90 डिग्री हो गया, Yes, इसमें sir. एक्यूट एंगल हो गया, और इसमें ऑब्ट्यूज एंगल। तो सबसे कम एंगल कहाँ पे है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा तो बेटा ये हो गया, सबसे हाईएस्ट तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, ये वाला फोर्थ वाला। जैसे जैसे आप 0 की तरफ आएंगे वैसे वैसे आपका एंगल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होता रहेगा। तो सबसे ज्यादा तो फर्स्ट में आ रहा है, उसके बाद आप पहुंचने किसमें, फोर्थ में आएगा। फोर्थ के बाद फिर 90 डिग्री होगा, सेकंड में आ गया। फिर सबसे कम क्या होगा, जिसमें सबसे कम एंगल, मतलब थर्ड की तरफ, ठीक है। तो 0 डिग्री की तरफ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और 180 डिग्री की तरफ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। इट्स ओके। Yes, sir. चलिए, तो अभी मेरे को कुछ काम आ गया है, तो मैं आपको कल मैग्नेटिज्म मटेरियल स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह। कल ही इंशाल्लाह कोशिश करूंगा खत्म करने की। तो अभी आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, तो हमारा मैग्नेटिज्म चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। Yes. आई एम मेकिंग समवन होस्ट, मैं किसी को बोर्ड में होस्ट बना देता हूँ, ओके। मिलते हैं कल क्लास में। गुड इवनिंग, Good evening, sir. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। Good evening, sir.